Friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the 12th class macroeconomics method of calculating national income. This is here in previous video we cover all the basic terms of national income. बट आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कि कैसे हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, कैसे उन टर्म्स को यूज़ करना है, वो हम सीखेंगे। और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। बेटे आप लोगों को ये तो पता है कि जो भी इनकम कैलकुलेट की जाती है, नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, तो उसमें एक डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, एक आप लोगों की जो बाहर से आती हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो भी कोई प्रोडक्शन वर्क होता है, सबसे पहले प्रोडक्शन वर्क होता है, फिर उससे इनकम जनरेट होती है, फिर वो एक्सपेंडिचर यानी डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। तो मेनली आप ध्यान में रखेंगे कि जो ये फैक्टर इनकम होती है ये तीनों मेथड में यूज़ होती है। कैसे? नेशनल इनकम इज़ कंप्यूटेड बाय समिंग अप रेंट ऑफ लैंड, यानी कि आपको पता है कि लैंड के लिए रेंट पे करना है, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड वेजेस, यानी कि एम्प्लॉयज़ और वेजेस या कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन होता है, सरप्लस प्रॉफिट ऑफ एंटरप्रेन्योर और अर्निंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, यानी कि उनका प्रॉफिट जो उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है, ये तो आपको मालूम है। तो इन्हीं का ही आप लोगों ने यूज़ करना है मैक्सिमम की इनकम जो जनरेट होगी इन्हीं फैक्टर इनकम से होती है। तो नाउ वी कैलकुलेट 3 मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। 3 मेथड आपको पता है, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट नेट नेशनल इनकम या प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC। तो ये 3 मेथड होंगे, प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडिड मेथड या प्रोडक्शन मेथड को ही वैल्यू एडिड कहेंगे, और इनकम मेथड, और तीसरा है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन ध्यान रखो बेटे, यहाँ पर जो प्रोडक्शन मेथड होता है वो कैलकुलेट, जो आपके पास वैल्यू आती है तीनों सेक्टर की मिला के, अभी बताऊंगी डिटेल में, वो होती है आपकी MP पे। MP मीन्स मार्केट प्राइस, और ये भी आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि टोटल प्रोडक्शन टेक प्लेस इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर आपको जो इनकम मेथड होगा वो आपको जी इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्शन में आपकी इंटरमीडिएट जो गुड्स लगते हैं जिन पर हम डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होती है, लेकिन इसमें आपकी डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे इनकम को कैलकुलेट करते हैं। एंड दिस मेथड इज टोटली सम अप विद नेशनल इनकम इज एट फैक्टर कॉस्ट। और जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड है वो भी मार्केट वैल्यू को कंसीडर लेके किया जाता है, क्योंकि उसमें टोटल खर्च किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद 1 by 1। तो फर्स्ट मेथड इज आर प्रोडक्शन मेथड। तो बेटे आप लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, स्टेप भी बनाए हुए हैं मैंने, तो आप देखेंगे। नेशनल इनकम इज calculated by estimating the contribution of each producing enterprise in the production of final goods and services in domestic territory of a country in a fiscal year। fiscal year जैसे अब हमारा जो current year है that is 2020 and 21 fiscal year हो गया, जिसमें आपको काउंट करनी है। और नेशनल इनकम कैसे करेंगे कि जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने पूरे साल में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितनी गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया। तो ये आपका प्रोडक्शन मेथड होगा, या इसको आप वैल्यू एडिड भी कह सकते हैं, वैल्यू एडिड मेथड। तो इसके लिए जो स्टेप मैंने बनाए हैं, तो पहला स्टेप फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज विच एम्प्लॉय फैक्टर इनपुट, विच एम्प्लॉय फैक्टर इनपुट। बट सबसे पहले आप लोगों ने जो, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहली बात रखी है प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज की, तो जो भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज होती हैं उन्होंने कौन कौन से फैक्टर इनपुट को यूज़ किया है उनको आइडेंटिफाई करना है। और ध्यान रखना, जो हमारी इकॉनमी है उसमें 3 सेक्टर में हम लोग काम करते हैं। तो फर्स्ट इज योर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। जो आपका प्राइमरी सेक्टर है उसमें आप क्या करते हो, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके प्रोडक्शन करते हो। जैसे मान लो फिशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, हंटिंग हो गया, यानी कि आप लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, आपके पास लैंड, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो आप लोग प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन के लिए। तो हॉर्टिकल्चर भी इसी में आएगा, फिशिंग भी, हंटिंग भी, फार्मिंग भी। सेकेंडरी क्या होता है कि विद एक्सप्लोइटेशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, यानी कि जो इसके रॉ मटेरियल होते हैं उससे आप फिनिश गुड बनाते हो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई,
फिर उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है इसी में ही, क्लियर। और उसके बाद आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है कि प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज। अब आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे आप डॉक्टर की लेंगे, इसमें सीए की लेंगे, या आपने किसी अपने इकोनॉमिक्स के ले लिए, तो वो टेरिटरी सेक्टर में बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल आर कम इन द प्रोड्यूसिंग गुड्स, यानी कि आपकी टोटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक ईयर। आपको समझ में आई होगी ये कि आपका चाहे कोई प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है, टेरिटरी है, इन तीनों सेक्टर की टोटल प्रोडक्शन, चाहे वो गुड्स में हो चाहे वो सर्विसेज में हो, यू हैव टू इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू द सेकेंड स्टेप, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि टोटल ड्यूरिंग द सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है कि जो माल आपके पास बच गया, यानी कि जो स्टॉक है करंट ईयर का वो अभी सेल नहीं हुआ, और माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल का स्टॉक था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपने टोटल सेल प्लस चेंज इन स्टॉक को वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का आपका क्या मतलब निकला कि सेल में से आपने जो बचा हुआ स्टॉक है माइनस कर देना है नेट को, ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक कितना हुआ वो देखना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में एस्टिमेटिंग जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिड। यहाँ पर हम ग्रॉस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अभी हमने कोई भी खर्चे माइनस नहीं किए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस नहीं किया है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन इंटरमीडिएट इनपुट विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो खर्चा है जो कि आप प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो इनपुट को यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल हो गया, कोयला हो गया, ईंधन हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पावर हो गई, तो इनकी पावर भी तो आप जो इनका खर्चा है वो भी तो माइनस करोगे ना। तो ग्रॉस में हम अभी इनको माइनस नहीं करते, लेकिन कैसे निकालेंगे देखेंगे। जीडीपी एट एमपी, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट एमपी मार्केट प्राइस पर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? अभी मैंने ऊपर बताया आपको, सेल में प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक, और सेल कैसे निकालते हैं? प्राइस ऑफ द मार्केट इन टू टोटल क्वांटिटी, यानी कि आपने पूरे वर्ष में कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन वही होगी जैसे कि आपने कोई रॉ मटेरियल को परचेज किया है, खर्चा जो भी लगाया है, तो इसमें कितनी आपको लगी है। ध्यान रखना ये सिर्फ आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल, फ्यूल, एक्सेट्री। लेकिन अगर आपने परचेज ऑफ मशीन किया है, ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है। क्या है ये? इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं काउंट होगी, इसको अलग से इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज़ किया जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट में ऐड होती है। तो थर्ड स्टेप पता लग गया आपको। पहले आप लोगों ने क्या किया? सबसे पहले टोटल वैल्यू को, टोटल प्रोडक्शन को कैलकुलेट किया कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी और टेरिटरी। फिर उसके बाद आपने एस्टिमेट वैल्यू ऑफ आउटपुट किया जो कि सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। फिर आपने जीडीपी किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिया। और फिर उसके बाद नेशनल इनकम में कैसे करेंगे कि अब आपको यहाँ से थोड़ा सा करना पड़ेगा माइनस, इसके बाद तो आपके पास क्या आएगी? डोमेस्टिक इनकम निकाल लेते हैं पहले। देखो यहाँ पर आपके पास आ गई जीडीपी एट एमपी निकल गई आपकी, जो कि आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया है। अगर अब मैं जीडीपी में से माइनस डेप्रिसिएशन कर दूंगी तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। अभी एफसी पे नहीं गई हूँ। अगर ग्रॉस में से सिर्फ आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी है वो माइनस कर दोगे तो एनडीपी एट एमपी निकल जाएगी मार्केट प्राइस पे। अब अगर इस एनडीपी एट एमपी में से मैं माइनस कर दूं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये आ जाएगी आपकी एनडीपी एट एफसी। मैंने उसको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एमपी से एफसी पर कैसे जाना है। अब आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पता है,
कि सब्सिडीज़ जो होती हैं गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है प्राइस को रिड्यूस करने के लिए, बटे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज़ को प्लस करना है, टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, क्योंकि सब्सिडीज़ आपको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर जो टैक्सेस हैं वो ट्रांसफ़र पेमेंट में काउंट की जाती है। वो क्या रीज़न है वो भी बताएंगे अभी, पहले एक बार इसको समझ लें आप अच्छी तरीके से। तो यहाँ से देखो अब इस वाले को NNP एट FC कैसे आया। NNP मैंने आपको वैसे यहाँ बता ही दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन से NDP से फिर यहाँ से, और अब यहाँ पर आपका आ जाएगा NNP नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड भी इसमें अगर प्लस कर देंगे, NDP में NDP एट FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड नेशनल पर जाने के लिए। देखो ध्यान से, बटे NNP निकालना है एट FC और आपको GDP एट MP दिया हुआ है। G से आपने जाना है N पे और मार्केट से जाना है आपने FC पे। यहाँ पर D है और यहाँ पर N है। ये एक एक चीज़ कंसीडर करके चलना है। कैसे निकालते हैं देखो एक बार ध्यान से इसको समझेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये देखिए बेटे, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आपको G से N पे जाना है, यानी कि ये हो गया आपका ग्रॉस, ये हो गई आपकी नेट, तो इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। क्लियर, समझ में आ गई। अब अगर आपको डोमेस्टिक टेरिटरी से नेशनल लेवल पर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, देखो पहले ग्रॉस से नेट पे गए तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर वाली कंट्री तक जाओगे, बाहर वाली कंट्री से भी, तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका फ्रॉम, एक होता है टू में होता है आपका पेड, यानी कि आपने फैक्टर इनकम पेड किए हैं वो माइनस होना चाहिए। और यहाँ पे जब मैंने नेट लगा दिया तो आपका मीन्स कि जितनी आपने रिसीव्ड की हैं उसमें से माइनस कर दो कितनी पेड की हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर डोमेस्टिक से नेशनल हो गया। अब आपने MP से FC पर जाना है, मार्केट प्राइस से FC फैक्टर प्राइस पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, माइनस टैक्सेस कर देंगे और प्लस सब्सिडीज कर देंगे। ठीक है, अगर FC पे जाएंगे MP पे तो माइनस सब्सिडीज और प्लस टैक्सेस। ये है आपका FC से MP पे, और MP से उस पे जाएंगे तो टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को प्लस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर। नाउ वी मूव टू द अनदर पार्ट। जैसे कि अगर इसका मैंने पूरा ही बनाया हुआ है कि वैल्यू एडिड में आपने कैसे करना है, पूरा ही देखिए। ग्रॉस वैल्यू एडिड एट MP ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडिड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस ही बोला हुआ है, ऑफ टेरिटरी सेक्टर। तीनों की प्लस हो जाएगी तो आपके पास आ जाएगी GDP एट MP। अब अगर इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो NDP एट MP आ गई। ठीक है, NDP क्योंकि G से आपने D माइनस कर दिया तो NDP आ गई। फिर अब इसमें से माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करोगे तो FC आ जाएगी। और अब इसमें अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड प्लस कर दोगे तो नेट नेशनल इनकम एट FC आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ध्यान रखना बेटा, इसमें एक और चीज़ है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो कि आपको मैं प्रिकॉशंस वगैरह में भी कराऊंगी कि अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है, फार्मर ने अपने प्रोडक्शन की और उस प्रोडक्शन का 1/10 पार्ट जो है अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले लिया, तो वो आपने आउटपुट तो की है ना, प्रोडक्शन तो की है ना, तो वो आपकी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय ऐड होगा। लेकिन अगर वही कुछ जो ऑनर है या प्रोड्यूसर है, अगर कोई सेल्फ सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, अपने खुद के लिए सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मान लो कोई हाउसवाइफ है, घर के काम कर रही है, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप कोई मदर टीचर है, टीचर अगर वो स्कूल में करा रही है तो उसको सैलरी मिलेगी, दैट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब वही टीचर अगर अपने बच्चे को पढ़ा रही है तो उसकी वो सर्विसेज उसकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ध्यान रखना कि आप अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई गुड को यूज़ कर रहे हो तो वो नेशनल इनकम में ऐड होती हैं, वाइल सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, समझ में आ गई। नाउ वी कम टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल अकाउंटिंग।
प्रॉब्लम ऑफ डबल अकाउंटिंग होती क्या है, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि बेटे आप लोगों ने जो प्रॉब्लम ऑफ डबल अकाउंटिंग है कि आपने एक ही वैल्यू को बार बार कैलकुलेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर ने वीट को ग्रो किया और उसने मिल वाले को बेच दी, 100 वाली वीट को उसने 250 रुपये में बेच दिया। आगे मिल वाले ने जाके उसको बेकरी पर 400 रुपये में बिस्कुट बनाए और बिस्कुट अल्टीमेटली कंज्यूमर को। अब आप देख रहे हो कि अगर मान लो 100 रुपये के फार्मर की तो कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं थी, तो उसने 100 रुपये पे टैक्स दिया, फिर आगे उसने 250, मिल वाले ने 250 पे दिया, बेकरी वाले ने 400 पे दिया। तो आप देख रहे हो कि कितनी बार आपकी उसी इनकम को रिकैलकुलेट कर लिया गया। रिकैलकुलेट मीन्स डबल काउंटिंग हो गई कि 150 रुपये आपकी दोबारा से काउंटिंग हो गई। तो यहाँ से दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे देखो कि अब यहाँ 750 रुपये में से 150 की 2 बार आपने काउंट किया, तो वो दोबारा से टैक्स लग गई। तो यहाँ पर डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है। तो इसको 2 मेथड हैं, ये तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर दो, या फिर आपने जो डायरेक्टली टैक्स लगाना है फाइनल कंजम्पशन पे। वो देखो अब वैल्यू ऑफ आउटपुट फर्स्ट स्टेज में आपकी 100 थी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ भी नहीं थी। फिर आपने उसको 250 में बेचा, तो 250 में आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी हुई 100, ये वाली माइनस करेंगे तो आपके पास आई 150। फिर आपकी आगे कंजम्पशन कितनी हुई 400, उसमें से आपने 250 को इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस किया तो 150, तो आपकी टोटल आउटपुट कितनी हुई 400। क्लियर। तो अब या तो आप इसको सीधा 400 पे लगाएंगे, या फिर आप लोग देखो कैसे क्या मतलब प्रॉब्लम आएगी बार बार, और उसका बर्डन किस पे पड़ेगा अल्टीमेटली कंज्यूमर पे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि डबल प्रॉब्लम अकाउंटिंग को करने के लिए इस वाली को तो आपने वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट किया है। नाउ वी कम टू वन न्यूमेरिकल, जिससे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको प्रिकॉशंस करा देंगे। कैलकुलेट GNP एट FC कैलकुलेट करनी है। तो सेल गिवन है, करोड़ में है सारी फिगर्स। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 400, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 50, फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फैक्टर इनकम पेड टू अबॉर्ड एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 125। अब आपको पहले इसमें फॉर्मूला लिखना है बेटे। कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो जो फॉर्मूले आपको कराए जा रहे हैं वो आपने याद करने हैं। GNP एट FC का फॉर्मूला क्या होता है, GDP एट MP, क्योंकि आपको पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहाँ मार्केट प्राइस पे निकलेगी, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यही फॉर्मूला बताया था। अब आपने पहले GDP एट MP कैसे निकला लेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। नाउ वी कैलकुलेट। अब देखो GDP एट MP कैसे आया, यहाँ पर आपको दी हुई है सेल 2000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग चेंज इन स्टॉक है लेकिन आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक को सीधा प्लस कर देंगे, माइनस 150 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और यहाँ पर आपकी नेट फैक्टर इनकम पेड अबॉर्ड और आपने कितनी रिसीव्ड की है। तो यहाँ से आपने फैक्टर इनकम में आपकी यहाँ पे हो जाएगी 200 माइनस 350 प्लस 150 माइनस करने के बाद, तो आपकी GNP एट FC क्या आएगी -50, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया गया है। अब देखो GNP एट FC 2400 माइनस 150 माइनस 150 माइनस 50, 2050, ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपका टोटल आंसर कितना हुआ 2050 करोड़ आपकी GNP एट FC है। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटे। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रिकॉशंस और नेक्स्ट मेथड दिया जाएगा। फॉर नोटिफिकेशन प्रेस द बेल आइकन, एंड फॉर मोर appreciation please subscribe the channel. Thank you.